हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज अपनी लास्ट क्लास है ये। लास्ट क्लास में आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि युग्मनज बन गया था अपने पास में। युग्मनज बन गया था, इम्प्लांटेशन की क्रिया हो गई थी। तो अब क्या हो रहा था कि बच्चे का जो विकास होता है, पहले महीने में, दूसरे महीने में, कितने दिन पर कौन सा क्या अंग बनता है, कितने दिन में पूर्ण विकसित हो जाता है एक भ्रूण या बालक, या अगर बात करें जाइगोट। ठीक है, तो आज अपन उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पार्चुरेशन की क्रिया, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसकी, लैक्टेशन यानी स्तनपान और प्रसव की क्रिया पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे कि कितने दिन में किसका विकास या कौन से अंग का विकास होता है। तो बात करें क्या, सॉरी, फिर देखते हैं गर्भकाल का माह। गर्भकाल का माह है, ठीक है। और इधर अपन देखते हैं विकास, यानी कितने दिन में बालक का या जाइगोट है या भ्रूण का विकास होता है। तो अगर अपन बात करें, बात करें पहले मंथ में, या पहले माह में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते। 4 हफ्ते में क्या होगा? तो 4 हफ्ते में सर्वप्रथम बालक का क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। क्या बनेगा? हृदय बनेगा। हार्ट बनेगा, यानी लगभग 28 दिन में हृदय धड़कन स्टार्ट हो जाती है, हृदय की धड़कन। और हृदय स्पंदन की दर से बालक स्वस्थ है या अस्वस्थ इसका पता लगाया जा सकता है। किससे? तो मतलब पहले माह में या 4 हफ्तों में किसका विकास हो जाएगा? हृदय का विकास हो जाएगा और हृदय स्पंदन दर स्टार्ट हो जाएगी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उन पे ज्यादा ध्यान रखना, जो लिख रहा हूँ उन पे तो रखना ही रखना है, लेकिन जो बोल रहा हूँ हृदय स्पंदन दर स्टार्ट हो जाती है, और उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। अब अपन बात करेंगे दूसरे मंथ में, दूसरे माह में। दूसरे माह का मतलब 8 हफ्ते। 8 हफ्ते में क्या होगा? जो अपने बालक के पैर हैं, पाद व अंगुली का निर्माण हो जाएगा। पाद व अंगुली का निर्माण होने लग जाएगा। कितने महीने में? 2 महीने में। पहले महीने में क्या हो रहा है? पहले महीने में हार्ट का निर्माण हो रहा है, हृदय स्पंदन दर स्टार्ट हो रही है। दूसरे महीने में क्या होगा? जो पैर है और अंगुलियां हैं उनका निर्माण होने लग जाएगा। फिर अगर बात करें तीसरे महीने में, तीसरे माह की बात करें, या फिर 4 हफ्ते और जोड़ दो, 12 हफ्ते, और लगभग सभी प्रमुख अंग का निर्माण हो जाएगा। लगभग सभी जो अंग हैं, लगभग सभी प्रमुख अंग और अंग तंत्र का निर्माण होने लग जाएगा। अंग तंत्र विकसित होने लग जाएगा। कितने माह में? 3 माह में। पहले माह में क्या हो रहा है? हार्ट का निर्माण हो रहा है। दूसरे माह में क्या हो रहा है? जो पैर है, सॉरी, और अंगुलियों का निर्माण होने लग रहा है। तीसरे महीने में क्या हो रहा है, यानी 12 हफ्ते में क्या हो रहा है? लगभग सभी प्रमुख जो अंग है उनका निर्माण हो जाता है और अंग तंत्र का निर्माण होने लग जाता है। किसका? अंग तंत्र विकसित होने लग जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको पहले भी बताया था कि जो पहले त्रिमाही कौन कौन से हैं? पहले 3 माह, 3 माह है, यानी पहले त्रिमाही, ये क्या है? बहुत संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बालक में संरचनात्मक या विकार, संरचनात्मक या क्रियात्मक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। किनके द्वारा विकार उत्पन्न हो सकते हैं? पहले त्रिमाही में क्या हो सकते हैं? विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। और किसके द्वारा विकार उत्पन्न हो सकते हैं? वो हो सकते हैं विषाणु, जीवाणु है, वायरस है, ठीक है। इनके द्वारा क्या हो सकते हैं? विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वायरस है, विषाणु, जीवाणु, इनके द्वारा, या अपन ज्यादा मेडिसिन लेते हैं उनके द्वारा भी विकार उत्पन्न हो सकता है। किसमें? भ्रूण में उत्पन्न हो सकता है पहले 3 माह में। क्यों? क्योंकि लगभग बालक का संपूर्ण विकास पहले 3 माह में हो जाता है। पहले के 3 माह में बालक का संपूर्ण विकास लगभग हो जाता है। ध्यान रखना, लगभग बोल रहा हूं मैं। तो ये क्या होता है? संवेदनशील होता है, जिसे क्या बोलते हैं? टेराजेनेसिस। क्या बोलते हैं? टेराजेनेसिस। विकार उत्पन्न होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? टेराजेनेसिस। और जो उत्पन्न करने वाले कारक है, जैसे विषाणु है, वायरस है, विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है, तरंगे भी इनमें एक प्रकार है, तो उनको क्या बोलते हैं? टेराजन। क्या बोलते हैं? टेराजन।
जल। इतना आपको समझ में आ गया होगा पहले त्रिमाही वाले। ये एक बार देखना चाहो तो देख लो, और उसके बाद में 5वां 6वां और 7वां मंथ देखते हैं ना। महीने में ज्यादा कुछ विकास नहीं होता। अब पढ़ते हैं 5वां मंथ। 5वें मंथ में क्या होगा? 5वें मंथ में होगा, वो होगा बालक के सिर पर क्या हो जाएंगे? बाल आने लग जाएंगे। बालक के सिर पर बाल। किसमें? 5वें मंथ में बालक के सिर पर बाल आने लग जाते हैं। और अब देखते हैं 6वां मंथ, माह है। 6वें माह में क्या होने लग जाता है? बालक के संपूर्ण शरीर पर बाल आ जाते हैं। किस पे? बालक के संपूर्ण या पूरे शरीर पर क्या आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं। कौन से मंथ में? 6वें मंथ में। अगर बात करें 7वें मंथ में, 7वां, सॉरी ये क्रम आप देख लेना, 5 6, ठीक है। 7वें माह में क्या हो जाता है? बालक का संपूर्ण, लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। संपूर्ण विकास हो जाता है। बालक का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। लगभग संपूर्ण भ्रूणीय विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, लगभग संपूर्ण भ्रूणीय भ्रूणीय विकास हो जाता है। विकास हो जाता है। और इसमें ही क्या बनते हैं? किसमें? 7वें महीने में लंग्स बन जाते हैं। लंग्स का मतलब फेफड़े भी बन जाते हैं। कौन से मंथ में? 7वें मंथ में लंग्स भी बन जाते हैं। अब देखो, फिर से बता रहा हूँ कि पहले माह में क्या होगा? हार्ट का निर्माण होगा। दूसरे माह में क्या होगा? जो अपनी पैरों की पैर हैं और हाथ की अंगुलियों का निर्माण होगा। फिर अगर बात करें तीसरे मंथ में, वो होगा सभी प्रमुख अंग हैं उनका निर्माण हो जाएगा, यानी अंग तंत्र बनने लग जाएंगे। और 5वें मंथ में सिर पर बाल आने लग जाते हैं। और 6वें मंथ में लगभग संपूर्ण शरीर पर बाल आने लग जाते हैं या आ जाते हैं। और 7वें मंथ का क्या हो जाता है? भ्रूणीय जो विकास है बालक का, वो कंप्लीट हो जाता है और लंग्स का निर्माण भी हो जाता है। एक लंग्स के बारे में ये होगा कि सबसे लास्ट में बनने वाले ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स है। अंग कौन सा है? लंग्स है। लेकिन क्रियाशील जन्म के बाद में होता है। जब बालक रोता है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है, पीठ पर मारा जाता है उसे उल्टा करके, तब जाके लंग्स क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मतलब श्वसन की क्रिया जन्म के बाद में ही प्रारंभ होती है। प्रसव के बाद में, तुरंत बाद में स्टार्ट हो जाती है। 2-3 मिनट का समय लग जाता है जब तक बालक रोने नहीं लग जाता। जब बालक रोने लग जाता है तब क्या होता है? बालक स्वस्थ होता है और वो श्वसन की क्रिया कर लेता है, मतलब लंग्स उसमें क्रियाशील हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ब्रेन, ब्रेन या मस्तिष्क। तो ब्रेन या मस्तिष्क का क्या होगा? निर्माण तो प्रारंभ तो है ना, निर्माण की बात करें तो प्रारंभ तो सब सर्वप्रथम हो जाता है। प्रारंभ तो सबसे पहले होता है किसका? ब्रेन का। बालक में बन जाता है, यानी निर्माण हो जाता है सबसे पहले। लेकिन पूर्ण विकसित होते होते पहले, लेकिन लेकिन पूर्ण विकसित होते होते, पूर्ण विकसित 5 से 6 वर्ष तक का समय लगता है। ये 4 से 5 वर्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 से 5, या ये तो होता है कि तीव्र बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि बालक है, या फिर सामान्य बालक है, उसके अनुसार समय लगता है। तो एवरेज तो आपको 4 से 5, और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 5 से 6 वर्ष तक का समय लगता है पूर्ण विकास होने में। और बाकी अगर बात करें किसका? मस्तिष्क का विकास है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुद्धि का विकास अपन कुछ ना कुछ अध्ययन या सीखते ही रहते हैं। फिर अगर बात करें लंग्स, लंग्स की यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तब मैं बता रहा हूँ। लंग्स सबसे बाद में ही बनता है। सबसे बाद में लंग्स का निर्माण होता है। और क्रियाशील कब होता है? प्रसव के बाद में। ये आपको नोट डाल के लिख लेना है। क्या लंग्स क्रियाशील कब होगा? जन्म के। क्रियाशील कब होगा? वो होगा प्रसव या पार्श्वरेशन की क्रिया के बाद। प्रसव के बाद, यानी गर्भ में लंग्स काम नहीं करता। ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया। अगर अब हम बात करें हार्ट की, हार्ट कब बनता है? 28 दिन, 28 दिन, 28 दिन या फिर पहले मंथ में, पहले माह में।
किसका विकास हो जाता है? हार्ट का विकास होता है। सबसे पहले बनने वाला पूर्ण विकसित अंग कौन सा है? वो होता है हार्ट। सबसे पहले बनता है और कार्य भी यही स्टार्ट करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे परिश्रय या पार्चुरेशन की क्रिया। परिश्रय की क्रिया क्या होती है? परिश्रय की क्रिया वो होती है क्या, जिसमें बालक जन्म लेता है या बच्चा जन्म लेता है। किस क्रिया से लेता है, किस प्रकार से लेबर पेन होता है, वो संपूर्ण प्रक्रिया, वो संपूर्ण पद, उसे क्या बोलते हैं? परिश्रय या पास्चुरेशन बोलते हैं। तो परिश्रय होगा क्या? देखो, पहले सबसे पहले क्या होगा परिश्रय के लिए? जो पूर्ण विकसित गुण है, 7 महीने की माह में भी पूर्ण विकसित यानी भ्रूण लगभग निर्माण हो जाता है भ्रूण का। लंग्स थोड़े से क्रियाशील कम होते हैं 7 माह के मंथ में, लेकिन आपने ये सुना होगा अगर 7 महीने पर भी डिलीवरी हो जाती है तो वो क्या होता है? बालक बच सकता है, उसके प्राण बच सकते हैं बालक के, वो एकदम स्वस्थ रह सकता है। कुछ दिनों के लिए उसको आईसीयू में या फिर हॉस्पिटल में या डॉक्टर की नजर में रखा जाना पड़ता है, रखना होता है। उसके बाद में वो स्वस्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सभी अंग क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। लेकिन 8 माह पर अगर बालक जन्म लेता है तो वो किसी विकार के कारण ही जन्म लेता है, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें? 8 मंथ में। लेकिन 7 मंथ में अगर बात करें तो विकार हालांकि उत्पन्न हो सकते हैं, विकार के कारण भी डिलीवरी पहले हो सकती है, लेकिन बात करें तो वो बच भी सकता है। लेकिन 8 मंथ का जो बालक होता है वो बहुत कम बचता है, रेयर कंडीशन में बचता है 8 मंथ का। तो ये क्या होता है? 7 मंथ पे, 7 मंथ में बालक का संपूर्ण ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। और 9 मंथ पे तो पता ही है आपको, संपूर्ण बालक का विकास हो जाता है। तो ये सर्वप्रथम क्या होगा? बालक पूर्ण विकसित जो गुण है, पूर्ण विकसित जो गुण है और अपरा है, अपरा किसे बोल रहे हैं अपन? प्लेसेंटा। वो क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे। वो क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि उसमें गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा। गर्भाशय में अगर हल्का संकुचन होगा तो फिटल इंजेक्शन की क्रिया होगी। फिटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब इसको अपन बोलते हैं पूर्ण निष्कासन प्रतिवर्त क्रिया। ये क्रिया होगी तो क्या होगी? पश्य पीयूष ग्रंथि है, पश्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होगा तो गर्भाशय के मायोमेट्रियम में संकुचन होगा, और मायोमेट्रियम में संकुचन होगा तो उसे क्या बोलते हैं? लेबर पेन। और लेबर पेन से क्या हो जाएगा? डिलीवरी हो जाएगी, पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या है? एक एक प्रक्रिया है। कौन सी? पार्चुरेशन। किस प्रकार से हो रही है वो अपन समझने वाले हैं। देखो, ये एक प्रकार की कौन सी क्रिया है? न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया। न्यूरो एंडोक्राइन क्या है? प्रक्रिया है। कौन सी? ये इफेक्ट फ्यूजन है, न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया है। कौन सी? परिश्रय क्रिया। उसके बाद में शिशु जन्म लेने की प्रक्रिया, शिशु जन्म लेने की प्रक्रिया ही क्या है? परिश्रय या पार्चुरेशन। नंबर 2 बात, तो परिश्रय की क्रिया होगी, परिश्रय की क्रिया होगी। इसमें क्या होगा कि पहला सिग्नल, पहला सिग्नल या संकेत, पहला संकेत कौन देगा? वो आपको ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण विकसित भ्रूण, भ्रूण व अपरा, भ्रूण प्लस अपरा क्या देंगे? पहला या प्राथमिक सिग्नल देंगे। कौन? भ्रूण प्लस अपरा। उसके बाद में क्या होगा? भ्रूण ने क्या दिया? सिग्नल दिया। उसके बाद में क्या होगा? गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा। कहाँ पे होगा? गर्भाशय में या यूट्रस में हल्का संकुचन होगा, हल्का संकुचन, गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा। इसके बाद में क्या होगा? यानी पहला संकेत क्या होगा? पहला सिग्नल देगा भ्रूण, पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा या प्लेसेंटा। फिर गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा, और हल्का संकुचन होने के बाद में कौन सी क्रिया होगी? फिटल इंजेक्शन क्रिया। कौन सी? फिटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पूर्ण निष्कासन प्रतिव्रत, प्रतिव्रत क्रिया।
भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त क्रिया किसमें, फीटल इंजेक्शन में। यानी पहले क्या होगा, पहला संकेत होगा भ्रूण व अपकार से जाएगा, फिर गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा, फिर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स यानी भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त क्रिया होगी। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही होगा तो पश्य पीयूष ग्रंथि के पास संकेत जाएगा। कौन सी ग्रंथि के पास, पश्य पीयूष ग्रंथि के पास। और पश्य पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होगा, स्त्राव होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होगा, ये किस काम में आएगा वो मैं बता दूंगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाद में क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाद में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रश्नों का की क्रिया समझाने से पहले मैंने पूरा ये बता दिया था इसके बारे में। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि पश्य पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव हो गया, तो उसके बाद में क्या होगा। तो उसके बाद में होगा जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की मायोमेट्रियम, सॉरी, गर्भाशय की मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में क्या होगा, मायोमेट्रियम में संकुचन होगा। मायोमेट्रियम में संकुचन होगा तो क्या होगा, प्रसव की क्रिया होगी, क्या हो जाएगी, प्रसव हो जाएगा। और जो मायोमेट्रियम में संकुचन होगा इसे अपन क्या बोलते हैं, लेबर पेन। लेबर पेन किसे बोलते हैं, मायोमेट्रियम में संकुचन होगा उसे क्या बोलते हैं, लेबर पेन। पहला संकेत भ्रूणापराशन, फिर गर्भाशय में हल्का संकुचन होगा, फिर कौन सी क्रिया होगी, भ्रूण निष्कासन प्रतिव्रत क्रिया होगी, फिर पश्य पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निष्कासन होगा। पश्य पीयूष ग्रंथि से जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होगा तो मायोमेट्रियम में क्या होगा, गर्भाशय की मायोमेट्रियम में संकुचन होगा और संकुचन को क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। उसके बाद में प्रसव की क्रिया हो जाएगी। तो हार्मोन कौन कौन से यूज में आ रहे हैं इसमें, प्रसव में हार्मोन यूज में आने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वो हो गए, एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, तो प्यूबिस सिम्पाइसिस जो हड्डी होती है उसको फैलाने का कार्य करता है। प्यूबिस सिम्पाइसिस, गति एवं चलन में प्यूबिस सिम्पाइसिस को अपन पूरा पढ़ेंगे। तो प्यूबिस सिम्पाइसिस हड्डी को फैलाने का कार्य कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन प्रसव में कार्य करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। बाद में अपन देखते हैं कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जीवन रक्षक हार्मोन जिसे बोलते हैं, कौन सा, कोर्टिसोल हार्मोन। तो कोर्टिसोल हार्मोन के बाद में एक और अपने पास में आता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों भी प्रसव क्रिया में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कोर्टिसोल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन होता है, ये मैं आपको ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे लैक्टेशन या स्तनपान। देखो स्तनपान, दुग्ध स्त्रावण कौन कराता है, कौन सा हार्मोन कराता है, वो कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध स्त्रावण का कार्य करता है। दुग्ध स्त्रावण का कार्य कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो लगभग 5 से 10 दिनों के भीतर या प्रसव के, सॉरी 5 से क्या, प्रसव से 5 से 10 दिनों के भीतर माँ का जो दूध आता है, माता का गाढ़ा दूध, जिसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में अपन बोलते हैं उसे कीस, और उसे बोलते हैं, अगर अपन बायोलॉजी के टर्म में बात करें तो उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी IgA की मात्रा पाई जाती है। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। कुल 5 प्रकार की होती है, वो मैं बता दूंगा। IgA पाई जाती है कौन से, माँ के दूध में, कोलेस्ट्रॉल में। और ये कौन क्या करती है, शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार से, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रदान करती है कौन, IgA। तो स्तनपान में या लैक्टेशन में क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा जो कि दुग्ध का क्या करेगा, स्त्राव करेगा। उसके बाद में देखते हैं प्रसव से 5 से 10 दिनों के भीतर जो दुग्ध आता है, जो गाढ़ा दुग्ध आता है, अपन उसे बोलते हैं कीस।
उस दुग्ध को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि IgA प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। IgA एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और IgA क्या करती है, शिशु को निष्क्रिय रूप से क्या करती है, निष्क्रिय रूप से क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। कौन, IgA। ये अपने पास में लैक्टेशन में ट्यूशन बनने के चांस है, यहाँ से इतना काफी है। हम पढ़ेंगे क्या, स्तन ग्रंथियां। लास्ट टॉपिक बचा है स्तन ग्रंथियां। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है स्तन ग्रंथियां या फिर मेमोरी ग्लैंड। अब अपन पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्रंथि में अगर बात करें तो इसमें होगा ग्रंथिल ऊतक प्लस फैट यानी वसा। ग्रंथिल ऊतक में क्या होगी, कूपिकाएं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कूपिकाएं 15 से 20 पिंड या लोब्यूल्स जिन्हें बोलते हैं उनमें पाई जाएगी। तो कूपिकाओं में क्या होगा, कूपिकी गुहा होगी और उनमें क्या होगा, मेमोरी डक्ट या नलिकाएं जुड़ी होगी। उनके बाद में एम्पुला का स्तर आ जाएगा, एम्पुला आएगी। एम्पुला से आगे क्या होगा, एम्पुला में अगर मैं बात करूं तो दूध क्या रहता है, संग्रहित रहता है इसमें एम्पुला में। और फिर से एम्पुला के बाद में आती है लेक्टिफेरस नलिकाएं। लेक्टिफेरस नलिकाओं के बाद में निपल्स आ जाते हैं और निपल्स के बाद में अपनी क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो ये की प्रक्रिया रहती है किसमें, स्तन ग्रंथियों में। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको बोर्ड पे क्या स्तन ग्रंथियां होती है। स्तन ग्रंथियों में देखो बात करें तो एक तो आता है ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक प्लस फैट यानी वसा। ग्रंथिल ऊतक प्लस फैट आता है यानी वसा आती है। तो ग्रंथिल ऊतक में क्या होता है, 15 से 20 क्या पाई जाती है, कूपिकाएं या पिंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कूपिकाएं, कूपिकाएं या लोब्यूल्स। ठीक, ये क्या करते हैं, दूध का सिक्रेशन करते हैं यानी दुग्ध बनाते हैं। इनकी बात करें कूपिकाओं से, क्या पाई जाती है, कूपिका पाई जाती है। मेमोरी डक्ट या नलिकाएं, कूपिकाओं से कौन जुड़ी रहती है, मेमोरी डक्ट या नलिकाएं। उनसे कौन जुड़ा होता है, मेमोरी डक्ट या नलिकाओं से, एम्पुला, एम्पुला यानी फूला हुआ भाग जिसमें दुग्ध क्या रहता है, सीक्रेट सॉरी दुग्ध क्या रहता है, संग्रहित रहता है किसमें, एम्पुला में। एम्पुला के बाद में बात करें लेक्टिफेरस डक्ट आती है। कौन सी डक्ट आती है, ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ पीछे भी मैंने बताया था वो, और ये जो क्रम बता रहा हूँ ये भी आप क्रम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो अपने पास में क्या आती है फिर, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट के बाद में कौन आता है, निपल्स या सूचक, निपल्स। निपल्स के बाद में क्या हो जाता है, दूध का चूषण, दूध का चूषण, किसके बाद में, इसके बाद में निपल्स के बाद में। तो ये अपने पास में क्या रहता है, कर्म रहता है। क्या रहता है, कर्म रहता है। फिर से मैं बता रहा हूँ स्तन ग्रंथि के बारे में, तीसरी बार बता रहा हूँ। सही, आजकल थोड़ा पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है मेरा। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि स्तन ग्रंथि क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड जिन्हें इंग्लिश में बोल रहे हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रंथिल ऊतक प्लस फैट होती है। ग्रंथिल ऊतक में क्या होगा, एक ग्रंथिल ऊतक में 15 से 20 क्या पाई जाती है, कूपिकाएं पिंड पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब इनकी बात करें क्रम की, तो कूपिकाओं के बाद में मेमोरी डक्ट नलिकाएं होती है, मेमोरी डक्ट होती है। ये क्या करती है, दुग्ध का निर्माण करती है। उसके बाद में एम्पुला, ये दुग्ध का निर्माण करके एम्पुला में संग्रहित करती है। एम्पुला में, एम्पुला से लेक्टिफेरस नलिका होती है जो कि एक माध्यम है किसका, निपल्स तक जाने का। कौन, लेक्टिफेरस नलिका जिसमें दुग्ध का संचरण होता है। और लेक्टिफेरस जो डक्ट होती है वो निपल्स तक दूध स्त्रावण करती है। उसके बाद में दूध का चूषण हो जाता है। ये कुछ प्रक्रिया रहती है। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में, स्तन कैंसर कैसे होता है, क्या होता है स्तन कैंसर कैसे होता है। तो ये इनमें इम्पैक्ट हो जाता है किसमें, मेमोरी डक्ट में और लेक्टिफेरस जो डक्ट होती है और एम्पुला में, इनमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इनमें संक्रमण होने की वजह से क्या हो जाता है, स्तन कैंसर की जैसी समस्या हो जाती है, गांठ का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये सेंसिटिव ऑर्गन का है, स्तन क्या है, सेंसिटिव ऑर्गन है। तो ये जो लेक्टिफेरस नलिका है और कौन सी है, एम्फुला और मेमोरी डक्ट है, इनमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जिनकी वजह से क्या होता है, स्तन कैंसर होने के अधिक चांस बन जाते हैं। जिसके आजकल तो काफी इलाज भी चलने लगे, ऑपरेशन भी हो गया और काफी इलाज है। लेकिन फिर भी अगर एक बार हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपन को डॉक्टर
इतनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।